वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम MSOE 002 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा को हम कौन से वो अप्रोचेस है जिसके द्वारा पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रीवियस क्लास में हम पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़े हैं, वहां पर अलग अलग पर्सपेक्टिव क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस की है। और आज हम इंडियन डायस्पोरा को पढ़ने के लिए किस तरीके से अलग अलग अप्रोचेस यूज करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इग्नू के बुक में पर्सपेक्टिव और अप्रोच ये दोनों चीजों को सेपरेटली रखा गया है और एग्जाम के क्वेश्चन के टाइम पर आपको सेपरेटली ही पूछेंगे। इस वजह से जब आपको अप्रोचेस के बारे में पूछा जाए तो इस पोर्शन आज का जो भी चीजें डिस्कस करेंगे उसको लिखना पड़ेगा, और जब आपको पर्सपेक्टिव के बारे में पूछा जाए तो प्रीवियस लेक्चर में जो भी चीजें हमने डिस्कस की है उसके ऊपर फोकस करना होगा। ये जो क्वेश्चन है, ये आज का क्लास का जो भी टॉपिक है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आप अगर PYQs देखोगे तो वहां पर बहुत बार डिस्कस द अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंडियन डायस्पोरा इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ये डायरेक्टली आता है। जब हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं, इंडियन डायस्पोरा हमें वर्ल्ड के अलग अलग जगह पर देखने को मिलती है। इंडिया के लोग बाहर के कंट्रीज में बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसके वजह से वो लोग बाहर के कंट्रीज में जाके बस रहे हैं, वहां पर वो लोग सेटल हो रहे हैं, वहां पर परमानेंट या फिर टेम्पोररी टाइम के लिए वहां पर रह रहे हैं। वो जो लोग हैं, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, बाहर के कंट्रीज में जाकर रह रहे हैं, उनको हम कहते हैं इंडियन डायस्पोरा। अब इंडियन जो है वो माइग्रेट करके इंडिया से बाहर के कंट्री में जाकर सेटल हो रहे हैं, एब्रॉड में जाकर सेटल हो रहे हैं। और ये जो चीजें हैं, ये जो माइग्रेशन का पैटर्न है, हम देख रहे हैं बहुत पुराने टाइम से, कॉलोनियल पीरियड के आगे के वक्त से भी हम वो सारी चीजें देखते आ रहे हैं। लेकिन कॉलोनियल टाइम पर ये चीजें और भी ज्यादा होने लगी। कॉलोनाइजर्स जो थे वो लोग इंडिया से लोगों को बाहर के कंट्रीज में लेबरर की तरह ले जा रहे थे। इस वजह से हमें उस टाइम पर कॉलोनियल पीरियड पे हम देखते हैं इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और इंडिया के ओरिजिन के लोग बाहर के अलग अलग कंट्रीज में फैल जाते हैं। यहाँ पर अगर हम इंडियन माइग्रेशन की पैटर्न की बात करें तो इसको हम 3 फेजेस में समझ सकते हैं: एंशिएंट, कॉलोनियल टाइम, कॉन्टेम्पररी पीरियड। एंशिएंट टाइम जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे, उसके पुराने के टाइम जहां पर राजा महाराजाओं का टाइम था, वहां पर हम देखते हैं बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे लोग काम के तलाश में भी बाहर के देश में जाते हैं। बहुत सारे वार के सिचुएशन के वजह से भी लोग इंडिया से बाहर गए थे उस टाइम पर। वहां पर एंशिएंट टाइम में उस तरीके का चीजें थी। फिर आया कॉलोनियल टाइम, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, वो लोग इंडियन लोगों को लेबरर की तरह अलग अलग कंट्रीज में ले जाए जाने लगे और बहुत सारे ऐसे इंडियंस भी थे जो बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए अलग अलग कंट्रीज में जा रहे थे। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे जो थर्ड फेज है वो डेवलप होता है, इंडिया इंडिपेंडेंट होता है। फिर हम देखते हैं कॉन्टेम्पररी पीरियड। कॉन्टेम्पररी पीरियड यानी कि आजकल का जो टाइम है, इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर आजकल का जो टाइम है, इसको हम कॉन्टेम्पररी पीरियड कहते हैं। इस टाइम में हम देखते हैं कि इंडियंस जो है अब बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए बाहर के कंट्रीज में जा रहे हैं। यहाँ पर कोई उनको फोर्सफुली नहीं ले जा रहा है। यहाँ पर ज्यादातर लोग अपने आप से ही, खुद से ही बाहर के कंट्रीज में जा रहे हैं। इस 3 फेजेस में इंडियन डायस्पोरा का डेवलपमेंट हम देखते हैं। इंडिया से जो माइग्रेशन करते हैं लोग, इस तरीके से अलग अलग फेजेस में डिफरेंट कंट्रीज में जाकर पहुंचते हैं। अब ये जो इंडियन डायस्पोरा है, इसको बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अलग अलग अप्रोचेस के द्वारा समझने की कोशिश की थी। उन्होंने अलग अलग अप्रोचेस यूज किए हैं इस इंडियन डायस्पोरा को स्टडी करने के लिए। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है द लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू, डेमोग्राफिक पर्सपेक्टिव, जियोग्राफिकल एस्पेक्ट, एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट अप्रोचेस है जिसके द्वारा इंडियन डायस्पोरा को स्टडी किया गया है। इसके अलावा भी और भी अप्रोचेस है, लेकिन वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो 4 अप्रोचेस है ये हमारे लिए मेन है। अब यहाँ पर जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि
अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंडियन डायस्पोरा के बारे में, तो आपको ये चारों जो अप्रोचेस है इसको डिस्कस करना पड़ेगा। इंडियन डायस्पोरा को पढ़ने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके का एंगल्स यूज किया जाता है। ये स्कॉलर के ऊपर डिपेंड करता है कौन से वो इंसान है जो स्टडी कर रहा है, कौन से वो अप्रोच है उसको यूज कर रहा है। इस वजह से इंडियन डायस्पोरा को पढ़ने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके का डाइवर्स एंगल का यूज किया जाता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट एंगल है जहां पर एनआरआईज के बारे में समझा जाता है। यहां पर एनआरआईज यानी कि जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है उनके इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी के ऊपर फोकस किया जाता है। ज्यादातर जो लोग हैं जो डायस्पोरा को पढ़ते हैं, इंडियन डायस्पोरा को पढ़ते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली देखते हैं इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी ऑफ द एनआरआईज। जो भी बाहर के नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है, जो बाहर के कंट्रीज में काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इनकम कर रहे हैं, वो लोग का इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, वो लोग इंडिया में किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। अब ये जो पैटर्न है ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये अलग अलग कंट्रीज के जो डायस्पोरा है उनके साथ इंडियंस को कंपेयर किया जाता है। खासकर जो लोग यूएसए में रह रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। वो लोग इंडिया के लिए किस तरीके से फील करते हैं, उनका जो होमलैंड के लिए फीलिंग्स है उसको कंपेयर किया जाता है चाइनीज, जापानीज और ज्यूइश डायस्पोरा के हिसाब से। उनके साथ चाइनीज, जापानीज और ज्यूइश डायस्पोरा जो लोग हैं उनके साथ इंडियन डायस्पोरा के लोगों को कंपेयर किया जाता है। वो लोग कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने कंट्रीज में। ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जहां पर एनआरआईज के ऊपर फोकस किया जाता है, उनके इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी को देखा जाता है। यहां पर ये जो हम देखते हैं ट्रांसनेशनल फ्रेमवर्क, यानी कि एक कंट्री के लोग बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हैं। यहां पर जो एक इकोनॉमिस्ट है वो इंडियन जो डायस्पोरा है, इंडियंस जो माइग्रेट करते हैं अपनी कंट्री से दूसरे कंट्रीज में, खासकर जो डेवलप वेस्ट है वहां पर जो लोग जा रहे हैं, इसको वो लोग ब्रेन ड्रेन की तरह नहीं ट्रीट करते हैं। वो लोग इसको बोलते हैं ब्रेन बैंक्स। अब ब्रेन ड्रेन क्या है और ब्रेन बैंक्स क्या है? बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो हमें सोशियोलॉजी में देखने को मिलता है, माइग्रेशन पैटर्न को समझने के टाइम पर देखने को मिलता है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट है ब्रेन ड्रेन, जहां पर समझा जाता है कि इंडियन जो लोग हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं, उनका वो पढ़ाई लिखाई सारी चीजें इंडिया में ही करते हैं, लेकिन वो लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, बेटर सैलरी के लिए वो लोग बाहर के कंट्रीज में जा रहे हैं। यानी कि इंडिया का जो ब्रेन है वो यहां से दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं। इस चीज को कहा जाता है ब्रेन ड्रेन। और दूसरे टाइप में जो कॉन्सेप्ट है वो है ब्रेन बैंक। ब्रेन बैंक यानी कि ब्रेन्स जो है वो एक जगह पर स्टोर की जाती है। जैसे हम देखते हैं बैंक में हम पैसे जमा रखते हैं, इसी तरीके से ब्रेन को भी एक बैंक में जमा करने की, यानी कि एक जगह पर रखने की बात की जा रही है। यहां पर जो स्कॉलर्स है, जो इकोनॉमिस्ट है, जो इस चीज को मानते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया के जो पैटर्न है, माइग्रेशन का पैटर्न है, वो ब्रेन ड्रेन नहीं है, यानी कि ब्रेन सिर्फ इंडिया से बाहर नहीं जा रही है, ये एक ब्रेन बैंक जैसा है जो बाकी दूसरी कंट्री में जमा हो रही है। और वो दूसरे कंट्री के जो लोग हैं वो इंडिया के लिए फील करते हैं और अपने होमलैंड में इन्वेस्ट भी करते हैं। यहां पर ये जो फ्रेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेन ड्रेन नहीं है इंडिया में। यहां पर स्कॉलर्स, इकोनॉमिस्ट जो देखते हैं वो देखते हैं इंडियन ब्रेन्स को एज ए ब्रेन बैंक्स जो बाहर के कंट्रीज में रह रहे हैं। अब देखते हैं पहला अप्रोच जो है द लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पर बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने लिटरेचर के द्वारा, लिटरेरी क्रिटिक के द्वारा, राइटिंग्स के द्वारा इंडियन डायस्पोरा को समझने की कोशिश की है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है सलमान रुशैदी, वीएस नैपाल। ये जो लोग हैं इन्होंने इंडियन डायस्पोरा को क्रिएटिव राइटिंग के द्वारा समझने की कोशिश की थी। इन्होंने लिटरेरी क्रिटिक
क्रिटिसाइज किया है इंडियन जो डायस्पोरा का सिस्टम है। यहाँ पर लिटरेचर में जब कोई चीज़ें लिखी जाती है, लिटरेचर बुक्स में जब चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, खासकर इंग्लिश लिटरेचर में, तब इसी पॉइंट को कहा जाता है लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि लिटरेचर में जब इसको पॉइंट आउट किया जाता है डायस्पोरा को, इसी को सिंपली लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू कहा जाता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर है तेजस्विनी निरंजन, वो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के इंग्लिश लिटरेचर के टीचर्स थे। उन्होंने भी इसी इंडियन डायस्पोरा के ऊपर काम किया था, उन्होंने इसके ऊपर लिखा था। वो लिखते हैं कि जो इंडियन कम्युनिटीज है जो ओवरसीज में रहते हैं, यानी कि बाहर के कंट्रीज में जो भी इंडियंस रह रहे हैं, उनको री एग्जामिन करने की जरूरत है। वो लोग किस तरीके से अपने आप को, खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, वो लोग अपने कल्चर के प्रति कितना ज्यादा एंगेजमेंट दिखाते हैं, ये सारी चीजें हमें री एग्जामिन करना चाहिए। जब हम लोगों को री एग्जामिन करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो लोग अपने होमलैंड के प्रति, अपनी कंट्री के प्रति कितना ज्यादा फीलिंग्स दिखाते हैं, उनका कल्चरल पैटर्न किस तरीके से है, वो लोग इंडिया के कल्चर को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सारी चीजें हमें देखना होगा। यहां पर तेजस्विनी निरंजन एक इंपॉर्टेंट चीज को पॉइंट आउट करते हैं, वो है पॉलिटिक्स। यहां पर पॉलिटिक्स में जो भी इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, वो लोग किस तरीके से अपना योगदान देते हैं, वो लोग इस कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस में जो डिफरेंट ग्रुप्स है, जो अलग अलग कंट्रीज में रह रही है, वो लोग पॉलिटिक्स में किस तरीके का हिस्सा ले रहे हैं। वो लोग अपने खुद में ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि जो भी इंडियंस है वो खुद में एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, या फिर वो लोग बाहर के कंट्री के जहां पर भी रह रहे हैं वहां पर डायरेक्टली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये सारी चीजें हमें देखना होगा। अगर हम ये सारी चीजें देख पाए, एनालाइज कर पाए, तभी हम इंडियन डायस्पोरा को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये तेजस्विनी निरंजन का कहना है। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, और लेकिन फिर भी हमें एग्जाम में आंसर करना है, तो आप ये जो नाम है, ये जो अलग अलग स्कॉलर्स के नाम है, इनको याद रखिएगा और थोड़ा बहुत एक दो जो पॉइंट है इनको एग्जाम में कोट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर चीजें इग्नू के बुक में जिस तरीके से दी गई है, आपको आंसर में उसी तरीके से वो लोग पूछेंगे। अब देखते हैं द डेमोग्राफिक पर्सपेक्टिव। डेमोग्राफिक पर्सपेक्टिव बहुत ही सिंपल एक पर्सपेक्टिव है, जहां पर डेमोग्राफिक चीजें के ऊपर, डेमोग्राफिक जो भी डाटा है, जो भी डेमोग्राफी के रिलेटेड एनालाइज किया जाता है, ये सारी चीजों के ऊपर इंपॉर्टेंस दिया जाता है। यहां पर जो बेसिक पैरामीटर्स है, यानी कि जो भी हम डाटा देखते हैं, स्टेटिस्टिकल बेस्ड डाटा, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। यहाँ पर डेमोग्राफर्स बेसिकली जो भी नंबर्स है, कितने लोग बाहर के कंट्रीज में रह रहे हैं, कितने लोग डायस्पोरा में हैं, वहाँ पर किस तरीके का फर्टिलिटी रेट देखने को मिलता है, वहाँ पर कितने लोग किस तरीके से लैंग्वेज को यूज करते हैं, उनका रिलीजियन किस तरीके से है, ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। और ये सारे डाटा को एनालाइज करने के बाद वो लोग देखते हैं कि जो भी माइग्रेंट लोग हैं उनका पॉपुलेशन कितना है, उनका ट्रेंड किस तरीके से रह रहा है, और इंडिया के प्रति उनका किस तरीके से लगाव है, यहाँ पर उनका रिलीजियस बिलीफ, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ों को डेमोग्राफिक एस्पेक्ट से स्टडी किया जाता है। यहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है इसको बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाता है इंडियंस के द्वारा। यहाँ पर जब हम इंडियन डायस्पोरा की स्टडी करने की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको स्टडी किया जाता है इंडियन डायस्पोरा के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 1987 में एक रिपोर्ट था। इस रिपोर्ट में देखा गया है कि 8.6 मिलियन जो साउथ एशियन है वो अपने होमलैंड से दूर रहते हैं, जो जिनमें से लोग हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका। ये सारे जगहों से कम
8.6 मिलियन लोग अपने होमलैंड से दूर रह रहे हैं, लेकिन वो 2001 में बढ़कर और ज्यादा हो गया है। यहां पर सिर्फ इंडिया में ही 2001 में देखा गया है कि 19 मिलियन पीपल है जो इंडियन ओरिजिन के हैं, वो बाहर के कंट्रीज में रह रहे हैं, यानी कि वो लोग डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा के कैटेगरी में आ रहे हैं। ये जो डेमोग्राफिक पर्सपेक्टिव है, यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर फोकस किया जाता है, इसको एनालाइज किया जाता है। अब ये जो डेमोग्राफिक डाटा है ये इंपॉर्टेंट किस वजह से है? क्योंकि हमें जब समझना होगा कि डायस्पोरा का कैटेगरी क्या है, उनका पैटर्न, उनका कल्चरल पैटर्न, ये सारी चीजें जब हमें समझना है तो डेमोग्राफिक डाटा हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं द जियोग्राफिकल एस्पेक्ट। जियोग्राफिकल एस्पेक्ट में देखा जाता है कि वो जियोग्राफिकली कौन सी जगह पर ज्यादातर रह रहे हैं। यहाँ पर जो भी जियोग्राफर्स है उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को 6 जोन में डिवाइड किया है। अफ्रीकन एंड मॉरिटियस, वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, द पैसिफिक, द कैरिबियन, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप। ये 6 कैटेगरी में, ये 6 जोन्स में उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को डिवाइड किया है, यानी कि ज्यादातर जो लोग हैं वो इसी कंट्रीज में जा रहे हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर है जिनका नाम है चंद्र जयवर्धने। जयवर्धने के नाम हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा है। अब चंद्र जयवर्धने जो है वो एक जियोग्राफर थे। उन्होंने अपने आर्टिकल जियोग्राफिकल रिव्यू में इंडियन कम्युनिटीज जो एब्रोड में रह रही है, यानी कि इंडियन डायस्पोरा जो है, उनको उन्होंने स्टडी किया था। उन्होंने उनको स्टडी करते हुए बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात की है। अब ये जो जियोग्राफर्स है या फिर जो भी इंटरनेशनल रिलेशन स्पेशलिस्ट है वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं डायस्पोरा के ऊपर। वो लोग इतना ज्यादा डायस्पोरा के ऊपर इंटरेस्ट क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ये जो लोग रह रहे हैं इंडिया से बाहर, इंडिया के ओरिजिन के जो लोग इंडिया से बाहर रह रहे हैं, वो लोग पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। ये इंडिया का नेशनल पॉलिटिक्स हो सकता है या फिर वो लोग जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री के पॉलिटिक्स को भी वो लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हमने इस तरीके का इन्फ्लुएंस पहले भी देखा है जब हमने गांधी जी जो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, वहां पर जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, वहां पर उन्होंने बहुत सारे काम किया था, वहां पर जो भी लोग हैं उनको अपना हक दिलाया था। इस तरीके से आज भी हम अलग अलग कंट्रीज में जो भी इंडियंस रह रहे हैं उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा देखते हैं उस नेशन में। साथ ही साथ उनका इन्फ्लुएंस हमारे कंट्री में भी हम देखने को मिलते हैं कि जो भी पॉलिसीज तैयार होती है, जो भी उनके लिए कुछ स्कीम्स तैयार की जाती है, वो सारी चीजें बेसिकली पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है। इस वजह से जो इंटरनेशनल रिलेशन स्पेशलिस्ट है और जियोग्राफर्स है वो लोग इंडियन डायस्पोरा को पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। अब देखते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। अब एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में हम बेसिकली क्या समझते हैं? एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जहां पर हम पढ़ते हैं किस तरीके से एक इंसान या फिर एक ग्रुप एक जगह से, एक कल्चर से उभर कर आता है, यानी कि उनके सेटिंग में वो लोग खुद किस तरीके से रह रहे हैं वो हम पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। अब एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब इंडियन डायस्पोरा को पढ़ा जाएगा तो यहां पर इंडियन डायस्पोरा जिस जगह पर रह रहे हैं वहां पर उनका कल्चर किस तरीके से डेवलप हो रही है उसके ऊपर ज्यादातर फोकस किया जाएगा। यहां पर जो एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, यहां पर सबसे ज्यादा जो मेन कॉन्सर्न होता है वो है जो भी चैलेंजेस फेस की जाती है डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज की वजह से, यानी कि जो भी लोग अपने कंट्री से बाहर में रह रहे हैं वो किस तरीके से इश्यूज और चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इसके ऊपर ज्यादातर फोकस किया जाता है। क्योंकि वो लोग अपने कंट्री से दूर कहीं जगह पर रहते हैं, लेकिन उनका जो फीलिंग्स है अपने कंट्री के प्रति, उनका जो कल्चर है, ये सारी चीजें सेम होती है। उनका जो इथनिसिटी है वो बदलती नहीं है, उनका जो मेन कल्चर है वो सेम ही रहता है। इस वजह से हम देखते हैं कि जो भी एथनिसिटी के लोग हैं वो
वर्ल्ड के किसी भी जगह पर चले जाए, उनका एक खुद का एक अलग तरीके का एथनिसिटी रहता है, उनका एक बिहेवियर अलग तरीके से होता है। यहां पर जब हम नेशनल आइडेंटिटी की बात करते हैं वो भी एक डिफरेंट तरीके का होता है। जैसे इंडियंस, चाइनीज, ये सारे लोग जिस किसी देश में भी चले जाए उनको उनके फेस से ही उनको पता चल जाता है कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका कल्चर भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इस वजह से जो भी लोग माइग्रेट करते हैं, अपने कंट्री से बाहर के कंट्री में जाते हैं, तो वहां के लोग उनको उसी तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं। इसी वजह से वो लोग अपने कल्चर और एथनिसिटी को इतना ज्यादा नहीं बदल पाते हैं, क्योंकि उनका होम नेशंस के साथ वो लोग जुड़े हुए होते हैं, उनका कुछ कनेक्शन होता है। और जो भी लोग वहां पर जाते हैं, एक साथ रहते हैं एक कंट्री के, जैसे इंडियन लोग अगर एक जगह पर रह रहे हैं तो वो लोग मिलकर उनके कल्चर को प्रैक्टिस करेंगे, उनके लैंग्वेज बोलेंगे, साथ ही साथ उनका रिलीजियस जो भी रिचुअल्स है वो फॉलो करेंगे। इस वजह से जो भी माइग्रेशन है, जो भी ग्रुप्स माइग्रेट करते हैं अपने होम नेशन से, लेकिन फिर भी उनका एक सेल्फ कॉन्सेप्शन रहता है अपने खुद के प्रति, और उनका पॉलिटिकल बिहेवियर भी बाकी लोगों से थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में हमें ये ही बताया जाता है मेनली कि जो भी लोग हैं वो अपने एथनिसिटी से जुड़े हुए होते हैं। वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाए, वो अपने एथनिसिटी, अपने कल्चर को फॉलो करेंगे और उनका एक अलग तरीके का नेशनल आइडेंटिटी होगा जो उनके सेल्फ कॉन्सेप्शन और पॉलिटिकल बिहेवियर को शेप करेगा। यहां पर बेनेडिक्ट एंडरसन ने इसी चीज को समझाते हुए कहा था एथनिसाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नेशनलिटीज, यानी कि जो भी नेशनलिटीज है उसको एथनिसाइजेशन कर देना। यहां पर जो भी लोग रह रहे हैं अपनी कंट्री से दूर, वो लोग अपने एथनिसिटी को फॉलो कर रहे हैं, अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को बेनेडिक्ट एंडरसन ने एथनिसाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नेशनलिटीज कहा है। यहां पर जो बेसिकली प्रैक्टिस किया जाता है वो है लॉन्ग डिस्टेंस नेशनलिज्म, यानी कि वो लोग तो इंडिया के हैं लेकिन रह रहे हैं दूर। इस वजह से उनका एथनिसिटी जो है उसको तो वो लोग फॉलो कर रहे हैं, यानी कि इंडिया का जो नेशनलिज्म है उसको वो लोग उस दूर किसी जगह पर लॉन्ग डिस्टेंस में फॉलो कर रहे हैं। इसी चीज के ऊपर फोकस किया था बेनेडिक्ट एंडरसन ने। अब आशा करता हूं ये जो हमने अलग अलग तरीके का अप्रोचेस के बारे में पढ़ा है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो नोट्स से गो थ्रू हो जाना। यहाँ पर नोट्स थोड़े मैंने बनाए हैं। यहाँ पर ज्यादातर जो नोट्स है मैंने इग्नू के बुक से डायरेक्टली ली है, क्योंकि इग्नू के नोट के अलावा ये सारे जो चीजें हैं ये और किसी जगह पर इतने ज्यादा नहीं दिए गए हैं। इस वजह से यहाँ पर नोट्स जो है इसके ऊपर आप विश्वास रख सकते हो। ये सारे चीजें मैंने इग्नू से ही ली है और यहाँ पर बहुत सारे मार्क के द्वारा मैंने समझा दी है कौन सी पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग एग्जाम में लिखने के वक्त ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कोट कर सको। तो आज का क्लास मैं यहाँ पर ही खत्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कॉमेंट करके जरूर बताना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।